आज आपके बीच में सेमेस्टर 2 का कोर 4 यानी पेपर 4 में जो पढ़ना था डिफरेंशियल इक्वेशन, जो स्पेशल एक था पढ़ने के लिए आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसमें पढ़ना था आपको पावर सीरीज के अंतर्गत लेजेंड्रे इक्वेशन, पोलिनोमियल एंड बेसल इक्वेशन एंड बेसल फंक्शन, साथ साथ आपका लेप्लेस ट्रांसफॉर्म था। इतना का एक तैयार किया गया था डिफरेंशियल इक्वेशन आपको। आज उसी के में क्या करेंगे कि आपको एग्जाम को देखते हुए उसका 100 टाइप्स क्वेश्चन है ना, यानी कि 100 टाइप्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आता है। अब कैसे 100 टाइप्स में आता है क्वेश्चन, देखिए उसका डिफिनेशन और उसका डिफाइन आपको डिटेल में आज बताने की कोशिश करेंगे। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन जो लिए हैं, कहता है कि डिफाइन कीजिए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और सिंगुलर सॉल्यूशन। ये आपको पूरा का पूरा लेक्चर नंबर 1 जो है पहले हम जो पढ़ाए थे उसमें देखिएगा, लेक्चर नंबर 1 में पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा यह पैकेज आपका पूरा डिफरेंशियल का, और उसके पूरा एग्जाम्पल के साथ क्लियर किया हुआ है ना। उसको देखिएगा तो पूरा का पूरा आपको 5 पॉइंट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में कभी कभी आता है कि डिफिनेशन या डिफाइन करने के लिए उसी पर आधारित यह क्वेश्चन दिया गया आपको। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो लिए हैं, कहता है कि राइट द कंडीशन दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री में बी एग्जैक्ट। कहता है कि कभी कभी ऐसा भी आता है कि राइट द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ रहे हैं बात को? राइट द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, चाहे राइट द कंडीशन ऑफ है ना एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ किसका, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का। मैं डिफरेंट टाइप का पूछेगा। अगर एग्जैक्ट पूछता है तो उसके बनाने का तरीका आपका ही है, लिखने का तरीका सब ही है। जैसे एग्जैक्ट पूछा है, मे बी एग्जैक्ट है ना, तो एग्जैक्ट जिस भाषा में बोले, जैसे मान लिया कि बोले राइट द कंडीशन फॉर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, या बोल दिया आपको कि राइट द सही है सफिशिएंट कंडीशन फॉर एग्जैक्ट के लिए। होता क्या है कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ mdx प्लस nd बराबर 0 होगा। ये सेड टू बी एग्जैक्ट डिफरेंशियल है ना इक्वेशन कब, इफ इट इज सेटिस्फाइड द कंडीशन डेल m अपॉन डेल y और डेल n अपॉन डेल x। अगर दोनों के दोनों कंडीशन इक्वल होता है ना, तो क्या समझेंगे कि वह एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। वेयर m और n क्या है, फंक्शन ऑफ x एंड y, दोनों का फंक्शन x का भी है y का भी एक साथ है। इसीलिए हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, m को y के रिस्पेक्ट में और n को x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव किया गया है। अगर दोनों का वैल्यू इक्वल है तो दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, एग्जैक्ट है। अगर एग्जैक्ट है तो इंटीग्रेबल है। इंटीग्रेबल है तो कैसे इंटीग्रेशन करते हैं, अगर एग्जैक्ट हो गया तो सॉल्यूशन किसे करेंगे है ना। तो कभी कभी आता है कि राइट द मेथड या है ना सिस्टम फॉर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, किसके लिए, फॉर सॉल्यूशन के लिए। तो सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन अगर लिखने के लिए आता है तो कैसे कीजिएगा, देखिए इसके बाद इसका जो सॉल्यूशन करेंगे हम लोग, कहता है कि दस द फंक्शन द सॉल्यूशन ऑफ किसका mdx प्लस n dy इक्वल टू 0 द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच इज एग्जैक्ट, जो क्या है एग्जैक्ट है। तब एग्जैक्ट रहने के बाद क्या करेंगे, दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन को डायरेक्ट हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। कैसे, ये इंटीग्रेशन ऑफ mdx फॉर्म को लेंगे जिसमें y को क्या लेंगे, कांस्टेंट। जैसे mdx को करेंगे इंटीग्रेशन, वहां पर y क्या करेगा, कांस्टेंट रहेगा है ना, x होगा वेरिएबल आपका। और n dy को जैसे इंटीग्रेशन करेंगे तो ऐसा टर्म लेंगे which do not contain x, वैसे टर्म को लेंगे जिसमें x नहीं हो, और x वाला क्या करेंगे, हटा देंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा टर्म में ही x हो, तब क्या करेंगे, तब 0 हो जाएगा, कोई टर्म नहीं लिया जाएगा। जब कोई टर्म नहीं बचता ऐसा तो क्या हो जाएगा, पर 0 हो जाएगा। तो वैसा टर्म लेना है जिसमें x नहीं हो। अगर सब में x हो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देंगे तो आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा। कब, जब वो एग्जैक्ट हो। हम 3 नंबर जो लिए हैं, बोलता है डिफाइन इंटीग्रेटिंग फैक्टर
तो कहता है इंटीग्रेटिव फैक्टर क्या, इंटीग्रेटिव फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, पहले ही पढ़े होंगे, इसके बारे में नाम सुने होंगे। इंटीग्रेटिव फैक्टर यह होता क्या है, निकालते कैसे हैं, क्यों निकालते हैं, तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर दिया हुआ हो, है ना, तो सुटेबल अगर सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, यानी कि एग्जैक्ट नहीं हो पा रहा है, नॉट एग्जैक्ट, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे कि बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय किसे, सम सुटेबल फंक्शन ऑफ एक्स और वाई, कुछ फंक्शन लेंगे एक्स वाई का और उससे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, है ना, किसके लिए, फॉर एग्जैक्ट, ताकि वो क्या हो जाए, एग्जैक्ट हो जाए। अगर ऐसा होता है तो सच फंक्शन इज कॉल्ड इंटीग्रेटिव फैक्टर, और जिस फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे वह फंक्शन क्या कहलाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। कुछ स्पेशल केस भी होते हैं इंटीग्रेटिव फैक्टर निकालने के लिए, है ना, जो आपको बता दिया गया है। हम क्वेश्चन नंबर 4 जो लिए हैं, कहता है सोल्व कीजिए इतना, है ना, तो कैसे सोल्व कीजिएगा, क्योंकि दोनों का जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन करने का तरीका क्या है कि हम चेक कर सकते हैं कि ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है कि नहीं, है ना, और नहीं तो बिना चेक किए भी बना सकते हैं। तो कैसे बिना चेक किए, अगर चेक करना ना था तो क्या करते हैं हम लोग करते हैं कि y प्लस एक्स डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू 0, ये एम डी एक्स प्लस एम डी वाई के रूप में है बराबर 0, तो डेल एम अपॉन डेल वाई निकालते हैं, डेल एम अपॉन डेल एक्स करते हैं, डेल एम अपॉन डेल वाई का मान क्या होता है, 1 होता है यहाँ पर, कितना डेल एम अपॉन डेल एक्स का मान यहाँ भी क्या होता है, 1 होता है, तो दोनों 1 है यानी कि इक्वल है, ये क्या है, ऑलरेडी एग्जैक्ट है। अगर एग्जैक्ट है तो डायरेक्ट हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। जैसे इंटीग्रेशन कीजिएगा तो इसको इंटीग्रेशन कीजिएगा एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वाई क्या होगा, कांस्टेंट होगा, वाई यहाँ पर कांस्टेंट होगा, और जैसे इसको इंटीग्रेशन कीजिएगा, है ना, तो ऐसा टर्म लेना है जिसमें एक्स नहीं हो, लेकिन इसमें क्या है, एक्स है, इसीलिए कोई टर्म नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, 0 टर्म होगा। तो पहला मेथड क्या है बनाने का, इंटीग्रेशन ऑफ वाई प्लस, यहाँ लिख सकते हैं हियर डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, दोनों इक्वल हो रहा है आपका, तो इंटीग्रेट करेंगे कितना होगा, वाई प्लस एक्स डी एक्स प्लस वैसा टर्म जिसमें एक्स पूरा है तो क्या होगा, 0 लेंगे डी डी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट सी। अब इसको इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं तो क्या होगा, वाई तो बाहर कांस्टेंट है, तो डी एक्स कितना होगा, एक्स, अब प्लस एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, स्क्वायर बाय 2, ये तो पूरा 0 हो गया, बराबर कितना हो गया, सी, तो एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू कितना हो गया, सी। इस तरह से बना सकते हैं, नहीं तो एक सिस्टम और ही बनाने का है कि हम डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वाई डी एक्स प्लस एक्स डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू 0, यह फॉर्म है यू इंटू वी पर आपका, कैसे है देख लीजिए, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई प्लस एक्स डी एक्स इक्वल टू 0, ये यू इंटू वी में है, इसको क्या लिखते हम लोग, डी जैसी बात करते हैं, डी एक्स इंटू वाई के रूप में है, एक्स को डेरिवेटिव किया वाई गुना में, वाई को डेरिवेटिव किया एक्स गुना में, डी एक्स इंटू वाई के रूप में था, प्लस एक्स डी एक्स बराबर 0। अब इसको इंटीग्रेटिंग कर देंगे, कितना हो जाएगा, डी एक्स वाई का एक्स वाई और जैसे का वाई स्क्वायर बटे 2 इसका तो कांस्टेंट सी, तब सेम आ गया आपका। इंटीग्रेशन में याद रखिएगा डी के अंदर जो भी रहेगा पार्ट आपका दिया हुआ है ना, वही पार्ट आपका इंटीग्रेशन होता है। जैसे मान लें यहाँ पर एक्स है, यहाँ भी क्या हुआ एक्स है, यहाँ वाई है, यहाँ भी क्या हुआ वाई होगा, है ना। यह हो गया आपका 4 का सोल्यूशन। अगर 5 का सोल्यूशन चाहते हैं तो 5 का सोल्यूशन के लिए करना कुछ नहीं होगा, यह फैक्टर करना होगा पी के रूप में, और जैसे फैक्टराइज कीजिएगा तो 2 पार्ट में आ जाएगा और 2 पार्ट में सोल्यूशन निकालेंगे और सिंगल पार्ट में आंसर होगा, क्योंकि आपका इक्वेशन क्या दिया हुआ सिंगल रूप में दिया हुआ है। 5 नंबर है तो 5 नंबर में भी है कितना होगा, पी स्क्वायर माइनस ए टी माइनस बी पी प्लस ए बी इक्वल टू 0। जैसे पी कॉमन है तो कितना होगा पी माइनस ए, बी कॉमन है तो कितना होगा पी माइनस ए इक्वल टू 0। तो पूरा कितना होता है पी माइनस ए पी माइनस बी इक्वल टू 0। अब क्या लेंगे, इफ 2 फैक्टर हो गया तो p माइनस ए बराबर 0, देन p का मान कितना दिया हुआ डी अपॉन डी एक्स, फर्स्ट ऑर्डर एंड फाइनल रूप में बराबर कितना ये हो गया,
तो dy बराबर कितना हो गया a dx, तो y बराबर कितना हुआ ax प्लस कांस्टेंट क्या लेंगे c, तो पूरा कितना हो जाएगा y माइनस ax माइनस c इतना होगा इक्वल टू 0। एक सोल्यूशन निकल गया आपका। दूसरा क्या हुआ कि p माइनस b बराबर 0, तो p का वैल्यू कितना था dy अपॉन dx इक्वल टू p, तो dy बराबर कितना होगा d dx। अब इंटीग्रेटिंग करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, तो y बराबर कितना हो जाएगा bx प्लस c, तो कितना आ गया y माइनस bx माइनस c आएगा इसका तो 0। तो यहां पर देखिए ध्यान दीजिएगा, एक ही इक्वेशन था जिसका दो पार्ट में ला करके आंसर निकाले, तो आंसर क्या हो जाएगा दो पार्ट नहीं रहेगा, एक पार्ट में हो जाएगा, दोनों मिला करके दोनों कंबाइन कर देंगे। और जैसे ही कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, एक इक्वेशन 1 हो गया, एक इक्वेशन यह हो गया, दोनों मिला करके है ना क्या बनेगा द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज कितना y माइनस ax माइनस c और y माइनस bx माइनस c इक्वल टू 0। ये दोनों मिला के एक सॉल्यूशन तैयार हुआ। इस टाइप के बहुत सारा एग्जांपल आपको किताब मिल जाएगा, इजी बना सकते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन क्लेयर्स डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लेयर्स डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, तो आप पढ़े होंगे कि द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म y बराबर px प्लस ए फंक्शन ऑफ p वेयर p बराबर dy अपॉन dx एंड fp क्या है इज एनी फंक्शन ऑफ p ओनली है ना, इज कॉल्ड एक क्लेयर्स इक्वेशन। क्या करता है क्लेयर्स इक्वेशन होता है, मतलब एक फॉर्म है, डिफरेंशियल इक्वेशन का एक फॉर्म है, इसी फॉर्म को क्या बोलेंगे हम लोग क्लेयर्स फॉर्म बोलेंगे। अगर क्लेयर्स फॉर्म का सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं तो वी पुट p बराबर एनी एलिमेंट्री कांस्टेंट यानी p बराबर c मान लेते हैं है ना एलिमेंट्री कांस्टेंट, और सब जगह p की जगह पर c कर देंगे तो क्या बन जाएगा उसका सॉल्यूशन बन जाएगा किसका क्लेयर्स इक्वेशन का। अब देखिए 7 नंबर जो है कहता है कि dy/dy प्लस डी स्क्वायर इतना दिया हुआ है, अब बोलता है कि इसका सोल्व कीजिए। क्या कीजिए सोल्व कीजिए, तो सॉल्यूशन भी क्या हुआ डी स्क्वायर मतलब क्या d2 अपॉन डी स्क्वायर, और d मतलब क्या dy अपॉन dx, y समय कॉमन ले लिया यहाँ पर। अब क्या होता है एक्सिलरी इक्वेशन, एक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है पढ़े हो जहां जहां डी क्या हो जाएगा m रिप्लेस कर देंगे तो डी एम स्क्वायर या m या कितना ए पी, याद रखिएगा y बराबर e की पावर mx क्या है ट्रायल सॉल्यूशन है, इसलिए जहां जहां d था वहां क्या हो जाएगा m हो जाएगा आपका, तो क्या बन जाएगा एक एक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगा आपका। और एक्सिलरी इक्वेशन क्या करेंगे मान निकालेंगे, फैक्टर कर दिए तो कितना m प्लस a m प्लस b, इससे दो मान हो जाएगा आपका, m के मान -1 है -b, तो जैसे दो मान होगा इसका सॉल्यूशन पढ़ोगे आप, जैसे m बराबर कितना हो गया -a और -b, तो द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, या केवल CF बोलता है, क्या बोलता है CF निकालिए, इस तरफ निकालता आपका कितना y बराबर c1 e की पावर कितना m1x यानी -x और c2 e की पावर कितना -bx, यह बन गया इसका सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हम आपके बीच में यहाँ पर टोटल 8, 9, 10, 11, 12 यानी टोटल 5 क्वेश्चन रखे हैं। यह शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चन हमेशा पूछते आया है और पूछता भी 2 नंबर में। देखिए होता क्या है इसका, जैसे 1 नंबर के बाद क्या बोला है सॉल्यूशन बोला है, 1 नंबर का सॉल्यूशन क्या हुआ, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग एक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। और निकालते कैसे हैं, इसको डी के रूप में लिखते हैं, डी क्या एक ऑपरेटर है d4 d अपॉन ds पढ़े होंगे, और डी स्क्वायर फोर क्या होता है d2 अपॉन ds क्या होता है, तो इसी को ऑपरेटर में ले आते हैं हम लोग, तो डी स्क्वायर -2ad प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इससे क्या निकालते हैं एक्सिलरी इक्वेशन, एक्सिलरी इक्वेशन कितना हुआ द एक्सिलरी इक्वेशन इज कितना हो गया, जहां जहां d है वहां m रिप्लेस होगा, m स्क्वायर -2am
प्लस ए स्क्वायर बराबर 0। कोई जरूरी नहीं कि एम रिप्लेस हो, यहाँ पर हम लोग मान चुके थे कि y बराबर e पावर एम एक्स जो है ट्रायल सोल्यूशन है, इसलिए जहाँ जहाँ डी वहाँ एम होगा। अगर e पावर ए एक्स रहता ट्रायल सोल्यूशन तो जहाँ जहाँ डी वहाँ ए होता। e पावर ऐसा रहता e पावर अल्फा एक्स होता तो जहाँ जहाँ डी क्या हो जाएगा अल्फा एक ट्रायल सोल्यूशन होगा। वो ट्रायल सोल्यूशन कैसे होता है आप पढ़े होंगे एक्सर इक्वेशन, उसमें बताया गया होगा आप लोगों को ट्रायल सोल्यूशन क्या होता है। देखिए यहां पर आपका क्या करेंगे फैक्टर करेंगे, जैसे ही फैक्टर कीजिएगा तो यहाँ कितना आएगा m माइनस ए और m माइनस ए 2 बार होगा आपका इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए कि m के मान कितना आ गया 2 हो गया, a और a इक्वल है, इसलिए द सॉल्यूशन इज या CF इज क्या हुआ, CF मतलब क्या होता है कंप्लीमेंट्री फंक्शन होता है, ये भी निकालने पूछता है तो इसको भी सकते हैं। CF इज कितना हो गया y इक्वल टू कितना दोनों इक्वल है, इसलिए C1 प्लस C2x और e की पावर कितना हुआ ax, यही इसका आंसर हो गया 8 नंबर का। इसी तरह से हम बना सकते हैं आगे वह इसे 9 नंबर है तो 9 नंबर में क्या बोलता है सोल्व करने के लिए बोला है 9 नंबर में, तो कैसे होगा तो डी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू वाई बराबर 0। अब यहाँ क्वेश्चन होता है कि एक्सिलरी इक्वेशन कितना होगा तो द एक्सिलरी इक्वेशन इज एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 0। तो एम बराबर कितना हो गया एम स्क्वायर बराबर माइनस एन स्क्वायर और एम बराबर कितना हो गया प्लस माइनस अल्टा एन। तो आप पढ़े होंगे कि अगर एम बराबर अल्फा प्लस माइनस बीटा हो है ना तब उसका सी एफ कितना होता है तो सी एफ और पी आई होता है, लेकिन यहाँ पी आई नहीं होता क्योंकि पी आई नहीं होगा क्योंकि आर एस क्या 0 है, इसलिए क्या होता है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज कितना हो गया y बराबर e की पावर अल्फा होता है तो अल्फा जब 0 है तो e की पावर 0 क्या होता है 1 होता है, तो क्या होता है a cos बीटा, बीटा कितना n है अब b sin बीटा कितना n है nx, क्योंकि अल्फा प्लस माइनस आई बीटा के जगह पे कितना है n है केवल अल्टा n है, तो बीटा की जगह पे n हो गया लेकिन अल्फा जब क्या होगा 0 हो गया, इसलिए e की पावर अल्फा जो होता है क्या हुआ e की पावर 0 हो जाएगा, मान क्या हुआ 1, इसलिए यही आपका सॉल्यूशन हो गया। यहाँ पर इस तरह 9 नंबर हो गया। इसी तरह से आप 10, 11, 12 बना सकते हैं। 10 नंबर क्या बोला है सिर्फ पी आई निकालने बोला है, तो पी आई बराबर कितना हुआ 1/d माइनस ए का होल स्क्वायर e की पावर एक्स। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर रिप्लेस करते हैं, क्या करते हैं रिप्लेस करते हैं, और जैसे ही आप रिप्लेस करते हैं डी की जगह पर ए तो क्या हो जाएगा ए माइनस ए 0 हो जाएगा, यानी 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा। और जब बोला गया था कि रिप्लेस करने के बाद अनडिफाइंड हो तो क्या करेंगे ये जो फंक्शन को ट्रांसपोज कर देंगे, क्या करेंगे लोग ट्रांसपोज कर देंगे। जैसे ही ट्रांसपोज करेंगे तो जहां डी है क्या हो जाएगा डी प्लस ए रिप्लेस हो गया ना माइनस ए का होल स्क्वायर, या क्या बचा कुछ नहीं तो 1 बचा आपका, वो ए कैंसिल हो गया, क्या बचेगा डी स्क्वायर e की पावर एक्स, डी स्क्वायर मतलब क्या 1/d इंटू 1/d 2 बार ले सकते हैं डी स्क्वायर तो कितना हुआ e की पावर एक्स और 1/d और 1/d इंटू 1, इसका मतलब क्या होता है इंटीग्रेशन, तो क्या होगा x, याद रखिएगा 1/d इंटू 1 का मान हो गया कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, d फॉर डेरिवेटिव तो 1/d फॉर इंटीग्रेशन, इसका क्या होगा x। अब x का इंटीग्रेशन करेंगे 1/d फिर दिया हुआ है तो x कितना हुआ e की पावर x और कितना हुआ x स्क्वायर बाय 2, 1/d मतलब इंटीग्रेशन ऑफ x ds का कितना हो गया x स्क्वायर e की पावर x बाय 2। इस तरह से आपका 10 नंबर कंप्लीट हो गया। हम चाहते हैं तो 11, 12 दोनों देख लीजिए आप शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में। 11 नंबर क्या है CF निकालना है, तो CF क्या हुआ यहाँ पर तो पहले क्या निकालना है एक्सिलरी कुछ निकालना पड़ेगा आपको CF निकालने के लिए, तो V है दिया कितना डी स्क्वायर माइनस प्लस 2d प्लस 2 इंटू वाई कॉमन लिए, इसका कितना हुआ साइन 2x। अब क्या निकालेंगे द एक्सिलरी इक्वेशन
इसे कितना हुआ, जहां जहां डी है एम हुआ, एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 2 बराबर 0। अब यहाँ फैक्टराइज नहीं हो रहा तो क्या होगा, m बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ये कितना बचेगा, यह बचेगा -1 प्लस माइनस आल्टा बचेगा, क्योंकि अंडर रूट -4 है तो 4 का तो 2 हो जाएगा, -1 कितना आल्टा हो जाएगा, तो आल्टा इंटू कितना 2 और 2 2 कॉमन ले कैंसिल कर देंगे तो -1 प्लस माइनस आल्टा हो गया। इसलिए द CF कितना होगा, CF बराबर हो जाएगा e टू पावर अल्फा, तो कितना होगा, अल्फा पे 1 है तो 1x हो गया, a cos बीटा तो कितना होगा x प्लस d sin बीटा, बीटा जो कितना है x है, यानी अल्फा प्लस माइनस आई बीटा के रूप में है। अल्फा जब -1 है और बीटा जब कितना है भी 1 है। रख दिया यहाँ पर, CF निकल गया। अब 12 नंबर देख लीजिए, आप आसानी से निकाल सकते हैं इसको। TI निकालना है अभी, तो TI कितना हुआ 12 नंबर में, TI बराबर पहले तो निकाल ले, स्टैंडर्ड रूप में दीजिए इसका कितना हुआ, डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई बराबर कितना e पावर ax। तो PI बराबर, इसलिए PI के मान कितना हो गया 1 बटे डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर e पावर ax। अब यहाँ पर क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। अगर रिप्लेस करने से 0 नहीं होता तो वही आपका आंसर होता। अगर ये रिप्लेस करते हैं ए स्क्वायर अब प्लस ए स्क्वायर होता तो 0 नहीं होता। लेकिन क्या है, ये रखेंगे डी की जगह पर और तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, फिर अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए क्या करेंगे, फैक्टर में हो रहा तो हाँ फैक्टर में हो रहा, फैक्टर तोड़ देंगे तो डी प्लस ए और डी माइनस ए e टू पावर ax। अब देखेंगे कोई ऐसा फैक्टर है जिसमें रिप्लेस किया जाता है, तो हाँ ये फैक्टर ऐसा है कि डी जब ये रखेंगे यहाँ पर तो ए प्लस ए 0 नहीं होगा, यानी एक में रिप्लेस हो जाएगा आपका ए प्लस ए, क्या हुआ डी माइनस ए e टू पावर ax। ये कितना हुआ, अब इसमें रिप्लेस नहीं हो सकता तो क्या करना होगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो क्या हुआ e टू पावर ax कितना हुआ ए और ये 2 हो गया, और जहां d है वहां क्या हो जाएगा d प्लस ए और माइनस ए पहले से था, यहाँ ट्रांसफर किया क्या हुआ 1 बच गया, e टू पावर ax बटे 2a और कितना a से कट गया 1 बाय d, मतलब क्या इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी तो क्या हो जाएगा x, यहाँ पर ax e टू पावर ax बटे कितना हो गया 2a। ये निकल गया आपका PI। हम आपको 8 से लेकर 12 तक का सोल्यूशन बताए। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर का क्वेश्चन लिया कहता है डिफाइन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, किसका सेकंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोएफिशिएंट। एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इसका, द जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन इज कितना dy अपॉन d स्क्वायर प्लस p dy अपॉन dx प्लस qy इक्वल टू r। ये स्टैंडर्ड रूप में इसका है, वेयर p qr क्या है फंक्शन ऑफ x, इसलिए क्या है वेरिएबल कोएफिशिएंट है। अगर यहाँ भी वेरिएबल रहेगा तो उसको सोल्व करके इस रूप में लाएंगे हम लोग। यह क्या स्टैंडर्ड के रूप में है, यहाँ तो वेरिएबल हटाना पड़ेगा आपको डिवाइड करके। यह क्या है स्टैंडर्ड रूप में किसका, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोएफिशिएंट का। डिफाइंड पावर्स इज अबाउट ए पॉइंट ए। देखिए ध्यान से अबाउट ए पॉइंट ए बोला यहाँ पर, अबाउट ए पॉइंट एक्स नोट, अबाउट 0 भी होता है आपका, तो प्रॉब्लम नहीं है ना। इनफिनाइट सीरीज m बराबर जो पढ़ी तक m x माइनस a अबाउट ये बोला था, x नोट होता तो x माइनस x नोट, या 0 होता तो क्या होता केवल x माइनस 0 होता, तो क्या बचा केवल x होता। अबाउट 0 बोलेगा तो यानी क्या होगा केवल x होगा, जो क्या होगा x होगा, x पावर m होगा। यहाँ अबाउट a बोला है कितना पॉइंट a, इसीलिए क्या हुआ x माइनस a हो गया। x नोट बोलते तो क्या होता है x माइनस x नोट, बाकी सब क्या m का मान 0 1 2 3 रखता गया, सीरीज बन गया। इसको क्या बोलेंगे पावर सीरीज इन किसमें x माइनस a के रूप में। वेयर a नोट a1 a2 दोनों क्या है आर कांस्टेंट, कॉल्ड क्या हुआ कोएफिशिएंट ऑफ पावर सीरीज। जो कांस्टेंट जो है a नोट a1 a2 a3 क्या है कोएफिशिएंट है किसका पावर सीरीज का। देखिए आगे 15 नंबर
तो डिफाइन एनलाइटी फंक्शन 15 नंबर क्वेश्चन जाता है आपका, डिफाइन एनलाइटी फंक्शन। एनलाइटी फंक्शन होता क्या है, देख लीजिए थोड़ा सा, ए रियल फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कॉल्ड एनलाइटिक एट किसका पॉइंट एक्स नोट इफ द पावर सीरीज जो है m बराबर जो एम एक्स माइनस एक्स टू पावर m जो है इन पावर ऑफ किसका x माइनस एक्स नोट। ये एनालिटिक कहने का मतलब है कि अगर जो पॉइंट एनालिटिक है तो उस पॉइंट पर क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी कि कोई फिनाइट वैल्यू आना चाहिए फंक्शन का, है ना। तो क्या बोलेंगे, वो एनालिटिक है। तो यहाँ एग्जांपल तो देखिए पोलिनोमियल फंक्शन जो होता है आर एनालिटिक एट ऑल पॉइंट, वो भी पोलिनोमियल उठा लीजिए, वो पोलिनोमियल है तो एनालिटिक हो किस पर, एवरी पॉइंट पर वो एनालिटिक होगा जब पोलिनोमियल हो तो। फिर कहता है डिफाइंड ऑर्डिनरी एंड सिंगुलर पॉइंट, तो हम लिखेगा स्टैंडर्ड फॉर्म है किसका, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्या है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया सेकंड ऑर्डर का d2y अपॉन ds का प्लस px dy अपॉन ds प्लस qx into y बराबर 0। कहता है कि ये पॉइंट x नोट जो है ये क्या है कॉल्ड ऑर्डिनरी पॉइंट, क्या करेगा ऑर्डिनरी पॉइंट कब, जब इसका px और qx दोनों क्या हो एनालिटिक हो किस पर, x नोट पर। x नोट क्या है कोई एलिमेंट्री पॉइंट है लिया गया है, उस पर क्या हो एनालिटिक हो, यानी px भी एग्जिस्ट कर रहा है फिनाइट वैल्यू और qx भी क्या कर रहा है एग्जिस्ट कर रहा है किस पर, x नोट पर, तो क्या करेगा एनालिटिक। यदि यह कोई पॉइंट ऐसा हो जिसपे एनालिटिक नहीं हो, और जब एनालिटिक नहीं हो तो क्या कहलाएगा वो सिंगुलर पॉइंट। देखिए सिंगुलर पॉइंट जो है अभी यही बताया आपको हम कि जो एनालिटिक नहीं हुआ तो क्या हुआ सिंगुलर होगा, इसीलिए px एंड qx आर नोट एनालिटिक इस पर x नोट पर। इसके पहले क्या पढ़े थे कि एनालिटिक होगा तो ऑर्डिनरी पॉइंट होगा, एनालिटिक नहीं होगा तो ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं होगा तो कौन सा पॉइंट होगा सिंगुलर पॉइंट होगा। देन x नोट इज कॉल्ड सिंगुलर पॉइंट। राइट लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन, द लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है कितना, इस फॉर्म को क्या बोलेंगे हम लोग लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। n क्या है पैरामीटर, n जो है रियल नंबर है। राइट बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन, द बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन इज कितना हो गया, ये लिखने के लिए आता है, इसका लेजेंडरी इक्वेशन और लेजेंडरी पोलिनोमियल भी होता है, पोलिनोमियल भी आता है एग्जाम में लिखने के लिए, और बेसल इक्वेशन और बेसल फंक्शन भी आता है। और n क्या है कॉल्ड ऑर्डर ऑफ बेसल इक्वेशन, n क्या है ऑर्डर ऑफ बेसल इक्वेशन। 19 नंबर क्वेश्चन जो है डिफाइन करने के लिए आता है कभी कभी लेप्लेस ट्रांसफॉर्म, लिनियरिटी ऑफ लेप्लेस ट्रांसफॉर्म, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम ऑफ लेप्लेस ट्रांसफॉर्म, कन्वोल्यूशन थ्योरम आता है इसका, इनवर्स लेप्लेस ट्रांसफॉर्म, और कुछ जो है छोटा छोटा पॉइंट रहता है न्यूमेरिकल आपके घर करने के लिए। और यह जो आपको पूरा के पूरा लास्ट में लिंक मिल जाएगा, है ना, जो आपको लेप्लेस ट्रांसफॉर्म एक चैप्टर है और इनवर्स लेप्लेस ट्रांसफॉर्म, दोनों को दोनों वीडियो जो है इस चैनल पर आपका मिल जाएगा। उससे डिफिनेशन के साथ पूरा एग्जाम्पल किया हुआ है, उसको देख लीजिएगा ताकि आपको यह पॉइंट क्लियर हो जाएगा। इसके साथ आपका आज पढ़े हम लोग शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पेपर 4 कोड 4 यानी कि सेमेस्टर 2 के लिए। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में।